Good morning, everybody. Dear students, I think all of you feeling well. Once again, welcome back to Biology online classes. Dear student, हमने लास्ट वीडियो में आपसे सजीवों के लक्षणों पर आपसे चर्चा की. We have studied about the characteristics of livings. सजीवों के लक्षण हम तो आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है. सजीवों के जिन लक्षणों पर हम आपसे बात कर चुके हैं उनमें सबसे पहला हमने आपको बताया था उपापचय. उपापचय क्या है, और आपको बताया था उपचय और अपचय की सामूहिक क्रिया को या सम्मिलित क्रिया को क्या कहा जाता है, उपापचय कहा जाता है. दूसरा हमने आपको बताया प्रजनन. प्रजनन में आपको बताया कि जनक जो होते हैं वो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के पश्चात, ठीक है, वो अपने ही समान नई संतति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं. अर्थात प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है. उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं. तीसरा पॉइंट आपको बताया मैंने वृद्धि. चौथा आपको बताया था गति. पांचवा आपको मैंने बताया पोषण. छठा आपको बताया था उत्तेजनशीलता. हम सजीवों के इन 6 लक्षणों पर आपसे चर्चा कर चुके हैं. आज हम बाकी करैक्टरों पर बात करेंगे. उसके पश्चात हम जीव जगत में जो विविधताएं हैं, जीव जगत की विविधताएं हैं, उन पर आपसे चर्चा करेंगे. जीव जगत की विविधता के पश्चात हम नामकरण पर आपसे चर्चा करेंगे, नॉमेनक्लेचर. और नॉमेनक्लेचर के पश्चात कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई जो द्विनाम पद्धति है उस पर भी आपसे हम आज चर्चा कर सकते हैं. आइए देखते हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग पार्ट है आपका क्लास 11th लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत. जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड. देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है सजीवों के लक्षण. सजीवों के लक्षण. और आपको हम बताते हैं सजीवों के कौन कौन से लक्षणों पर आपसे हम चर्चा कर चुके हैं. देखिए सजीवों का पहला जो करैक्टर था उस पर हम आपसे बात कर चुके हैं. सबसे पहला है उपापचय, ठीक है. दूसरा मैं आपसे बात कर चुका हूं प्रजनन, ठीक है. तीसरा है गति. चौथा है वृद्धि. पांचवा है पोषण. और ये छठा है उत्तेजनशीलता. इन सभी बिंदुओं पर आपसे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है. सजीवों का नेक्स्ट करैक्टर है जिस पर आज हम आपसे बात करेंगे, उसका नाम है कोशिकीय संरचना. किसकी संरचना, कोशिकीय संरचना. कोशिकीय संरचना, सेल्युलर स्ट्रक्चर. कोशिकीय संरचना. देखिए भैया कोशिकीय संरचना पर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है. इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्युलर स्ट्रक्चर. सेल्युलर स्ट्रक्चर पे बात करने जा रहे हैं. आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं. और उन जीवों का जो शरीर होता है, उन पादपों का जो शरीर होता है या जंतुओं का शरीर होता है, वो किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है. किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है. देखिए ये इस प्रकार की आपने संरचना पढ़ी होगी. ये क्या है, एक पादप कोशिका है. क्या है भैया, ये क्या है, ये पादप कोशिका है. और इसी तरीके की कोशिका आपने पढ़ी होगी. इस प्रकार की जो संरचना मैं आपको दिखा रहा हूं ये जंतु कोशिका है. ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका.
और मैं बता रहा हूं कि पादपों का शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है, जंतुओं का शरीर भी किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। अर्थात कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचना का निर्माण करती है और उनके द्वारा विशिष्ट प्रकार के क्या किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। इसलिए कोशिका को, ठीक है, जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तो ये कोशिका जो होती है, जीवों का शरीर जो होता है वो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। ठीक है, कोई भी जीव है और वो जीव का शरीर किससे बना है, कोशिका से बना है। कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जब मिल जाती है तो ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंगों का निर्माण होता है, अंगों के मिलने से किसका निर्माण होता है, तंत्र का निर्माण होता है, और इन सभी के मिलने से किसका निर्माण हो जाता है, एक शरीर का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अर्थात जीव के शरीर के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई है, यहाँ पे कोशिका के द्वारा। अर्थात कोशिका से ही जीवों का शरीर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, कोशिका जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे ये जंतु कोशिका है, इसमें ये केंद्रक पाया जाता है। इसी तरीके से पादप कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका में ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी तरीके से जंतु कोशिका में भी क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। यहाँ पे लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम क्या है, पाया जाता है। यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ पर क्या है, अंतःप्रदावी जालिकाएं पाई जाती है, अंतःप्रदावी जालिकाएं पाई जाती है। अर्थात कोशिका में विभिन्न प्रकार की ये क्या है, कोशिकांग होते हैं। कोशिका में क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ये कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, गोल्जी काय पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, अंतःप्रदावी जालिकाएं पाई जाती है। जिस विभिन्न प्रकार के कोशिकांग किसमें पाए जाते हैं, कोशिकाओं के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं इन कोशिकांगों का जो कार्य होता है, ठीक है, इन कोशिकांगों के कार्य के मध्य क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सजीवों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि सजीवों का शरीर किससे बना होता है, किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के क्या है, बना होता है। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी जीवधारियों का शरीर किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है। मैं हूं तो मेरा शरीर भी कोशिकाओं से बना है, आप लोग हैं तो आप सभी का शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से बना होता है। और कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। और ये कोशिकांग कौन से हैं, मैं आपको बता चुका हूं, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदावी जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों के बीच में क्या होता है, एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। किसके प्रति, कार्य के प्रति। अर्थात इन कोशिकांगों के कार्य के मध्य क्या पाया जाता है, एक समन्वय पाया जाता है। अर्थात मैं आपको बता चुका हूं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये क्या है, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, सजीवों का एक प्रमुख क्या होता है, लक्षण होता है। बात समझ में आ गई। तो आपके समझ में आ गया कोशिकीय संरचना, ये पहला करैक्टर हो गया। तो हम इसको इतना न बढ़ा करके कहें तो हम कह सकते हैं जीव का शरीर कोशिका से बना होता है। और कोशिका जो होते हैं वो अनेक कोशिका के अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। और अनेक कोशिकांगों के कार्यों का क्या होता है, एक विशेष या अद्भुत क्या पाया जाता है, समन्वय पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों का शरीर, सजीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकीय संरचना से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर पर आपसे बात कर रहे हैं, आकार और आकृति। किस पर बात कर रहे हैं, आकार और आकृति, साइज एंड शेप। आकार एवं आकृति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइज एंड शेप।
देखिए आकार और आकृति पर आपसे बात करने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट कैरेक्टर है किसका? सजीवों का। सजीवों का एक निश्चित आकार होता है, ठीक है। सजीवों का एक निश्चित आकृति होती है, ठीक है। देखिए आप सभी का एक निश्चित आकार, मनुष्य का एक निश्चित आकार है क्या? नहीं। गाय या भैंस का एक निश्चित आकार आकृति है क्या? नहीं, ठीक है। भेड़ बकरी या जितने भी पेड़ पौधे आप देखते हैं, चाहे गेहूं का पौधा देखते हैं, चाहे सरसों का देखते हैं, चाहे बबूल का पौधा देखते हैं, चाहे पीपल का पौधा देखते हैं, तो उन सब का एक निश्चित आकार और क्या होती है? आकृति होती है। होती है नहीं होती है? इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन जीवों का एक निश्चित आकार और क्या होता है? एक निश्चित आकृति होती है, जिससे वो एक निश्चित सीमा में ही क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। वो जीव जो होते हैं वो एक निश्चित सीमा में क्या होते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। इसका अर्थ मैं आपको क्या बता रहा हूं, यानी कि दो जनक हैं, उन्होंने एक नई संतति को जन्म दिया, ठीक है। यानी कि माता पिता के द्वारा एक शिशु का निर्माण हुआ और वो शिशु अब क्या है? ये साइज का है, यानी कि 18 से 20 सेंटीमीटर लंबाई है। पर जैसे जैसे उसका आकार बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी आकार आकृति निश्चित होगी, ठीक है। आपको पता है उसकी आकार आकृति कैसी होगी? निश्चित होगी, ठीक है। वो आकार आकृति एक निश्चित सीमा में परिवर्तित होगी, न कि उसका आकार एक बहुत बड़ा दैत्य के आकार का हो जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों का आकार कैसा होता है? एक निश्चित होता है, आकार भी और आकृति भी। और वो आकार और आकृति जो होता है वो एक निश्चित सीमा में ही क्या हो सकते हैं? परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे अब कैसे परिवर्तित हुआ? मान लीजिए मैं बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार खा रहा हूं, तो हो सकता है मेरे आकार में, मेरा शरीर के अंदर मोटापा बढ़ जाए, तो मेरा शरीर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। या मान लीजिए मैं कुपोषण का शिकार हो जाऊं, तो मेरा शरीर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो मेरे शरीर के अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो एक परिवर्तन जो होगा वो निश्चित सीमा में हो सकता है, उससे ज्यादा क्या है? परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उनका आकार और आकृति कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। पृथ्वी पर आप जितने भी सजीवों को देखते हैं, जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को देखते हैं, उन सभी का आकार और आकृति कैसी होती है? निश्चित होती है। नेक्स्ट बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं। अगला कैरेक्टर है हमारा निश्चित जीवन काल। कौन सा काल है? निश्चित जीवन काल पे बात करने जा रहे हैं, डेफिनेट लाइफ साइकिल। देखिए निश्चित जीवन चक्र होता है, निश्चित जीवन चक्र, ये सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है, ठीक है। निश्चित जीवन चक्र कैसे होता है? जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। आप देखिए, हमने मान लीजिए अक्टूबर नवंबर में हमने सरसों को बोया, ठीक है। मान लीजिए हमने नवंबर में सरसों को बोया और मार्च में उसको क्या कर लिया? हमने सरसों को काट लिया। तो इस दौरान नवंबर में जो हमने बीज मृदा में रोपित किया था उसका अंकुरण हुआ। अंकुरण होने के बाद एक नवोदित पादप का निर्माण हुआ। उसके बाद ये नवोदित पादप है वो किस में बदल गया? एक वयस्क पादप में बदल गया, अर्थात यहाँ पे पुष्पों का निर्माण हो गया। पुष्पों के निर्माण के पश्चात इनमें किसका निर्माण हुआ? निषेचन की क्रिया हुई। फल और बीजों का यहाँ पे क्या हुआ? निर्माण हुआ। और जब फल यानी कि यहाँ पे जब बीज पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाते हैं। बीज क्या है? सरसों की फलियों में पूर्ण रूप से पक जाते हैं, तो हम उनको क्या कर लेते हैं? सरसों को काट लेते हैं। तो ये नवंबर से लेकर के मार्च तक, ठीक है, ये जो अवधि होगी वो किसी भी पादप का क्या है? यानी कि सरसों के पादप का या रबी की फसल का क्या होता है? एक निश्चित जीवन काल होता है, ठीक है। यानी कि इस जीवन काल में उनको उगाया भी जाता है और उस फसल को क्या कर लिया जाता है? हमारे द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे मनुष्य है, ठीक है। मनुष्य उसका जन्म मान लीजिए, आज जन्म मान लीजिए किसी जीव का हुआ, किसी लड़के का जन्म हुआ या लड़की का जन्म हुआ, और वो मान लीजिए 50 साल बाद मर जाए, तो वो उसका जीवन काल कौन सा काल कहलाएगा? 50 वर्ष है वो उसका क्या कहलाएगा? जीवन काल कहलाएगा। अर्थात उसके जन्म से लेकर के मृत्यु प्राप्त होने तक की जो अवधि होगी किसी भी जीव की जन्म से लेकर के, ठीक है,
और उसको प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी, प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी, ठीक है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर, कहां से लेकर के, जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होगी उसे क्या कहा जाएगा, निश्चित जीवन चक्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निश्चित जीवन चक्र कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी सजीवों का या सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का एक निश्चित क्या होता है, जीवन काल होता है। आपको बता दें इस जीवन काल में, ठीक है, जीव के जन्म लेने से लेकर के, जीव के जन्म लेने से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक वो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त न हो जाए उस अवधि को क्या कहा जाता है, निश्चित जीवन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चित जीवन चक्र कहते हैं। अर्थात ये आपको पता लग गया कि सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है। ठीक है, देखिए अगला हम बात करते हैं डेथ, मृत्यु। सजीवों का एक महत्वपूर्ण अटल सत्य है कि उनकी क्या होती है, डेथ होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है और वो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है वो क्या होती है, उसकी मृत्यु कहलाती है। यानी कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, उसका एक निश्चित जीवन चक्र या निश्चित जीवन काल कहलाता है। कहलाता है नहीं कहलाता, आप बताइए। अब वो निश्चित जो समय होता है उस समय अवधि के पश्चात वो मृत्यु को क्या होता है, प्राप्त होता है। तो मृत्यु क्या है, इस पे हम बात कर रहे हैं। भाई किसी जीव ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु क्या होगी, अटल सत्य, उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए सभी जीवों का एक निश्चित समय के पश्चात, सभी जीव जो होते हैं वो अपने निश्चित समय के पश्चात उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और मृत्यु क्यों होती है उनके, क्योंकि उनके शरीर के अंदर असामान्य क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है। मृत्यु क्यों होती है किसी जीव के अंदर, जब उनके अंदर असामान्य उपापचयी क्रियाएं होती हैं, या उनके शरीर के अंदर जीर्णता उत्पन्न हो जाती है, या उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की टूट फूट हो जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप वो जीव किसको प्राप्त हो जाते हैं, मृत्यु को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि सजीव क्या है, सजीवों की मृत्यु होती है। अभी तक हमने इन 4 बिंदुओं पर बात की है सजीवों की, कि सजीवों की कोशिकीय संरचना होती है, सजीवों का एक निश्चित आकार एवं आकृति होती है, सजीवों का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, और सजीव जो होते हैं वो मृत्यु को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। देखिए अगला जो हम बिंदु बात कर रहे हैं, 5वां, ठीक है, 5वां कैरेक्टर है जिसको बोलते हैं विभिन्नता। ये सजीवों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको हम बोलते हैं विभिन्नता। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन, वेरिएशन। देखिए विभिन्नता क्या है, ठीक है, यहां पे हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम यहां पर एक साथ 2 चीजों पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो विभिन्नता है और दूसरा है अनुकूलनता, अडैप्टेशन। अनुकूलनता, अनुकूलनता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अडैप्टेशन। पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विभिन्नताओं के बारे में। देखिए विभिन्नताएं किस प्रकार से जीवों के शरीर में क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जीवों में विभिन्नताएं 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। जीवों में विभिन्नताएं कितने प्रकार से उत्पन्न होती है, 2 प्रकार से उत्पन्न होती है। या तो वातावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न होती है, वातावरणीय कारकों के कारण, या फिर आनुवांशिकी के कारण। किसके कारण, आनुवांशिक दृष्टि से क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं होती हैं वो उनके शरीर में वातावरण के कारण उत्पन्न हो सकती है, या फिर आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन होने के कारण। आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन होने के कारण उनमें क्या हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वातावरण जो होता है वो किस प्रकार से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न करने का कार्य करता है। देखिए वातावरणीय कारक पर हम बात करते हैं कि वातावरण के कारण भी जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। देखिए यदि एक दक्षिण भारत के मनुष्य को, ये दक्षिण भारत का एक मनुष्य है जो मान लीजिए केरल में रहता है या तमिलनाडु में रहता है, उस मनुष्य को, ठीक है,
क्योंकि यहां पर आप देखिए उस मनुष्य को यहां से, ठीक है, हम लेकर के और उसे कहां पे लेके जा रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर लेके जा रहे हैं। ध्यान से समझना, यानी कि दक्षिण भारत के मनुष्य को हम कहां लेके आए, उत्तरी भारत में लेके आए, यानी कि जम्मू कश्मीर में। आप देखिए यहां का जो वातावरण है वो कैसा है, उष्ण है। सूर्य के प्रकाश की किरणें कैसी पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। जबकि इस भाग में क्या होता है, बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, यानी कि यहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है। और ये कैसा होता है, कैसा क्षेत्र होता है, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है उत्तरी भारत का जो क्षेत्र होता है वहां पे ठंड अधिक पड़ती है। इसलिए सर्दी के दिनों में ये मनुष्य जो होगा वो इस क्षेत्र को क्या है, यानी कि ये व्यक्ति क्या है, उसको सहन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर ये सहन कर लेता है और यहां पर कुछ दिनों के लिए रुक जाता है तो इसी मनुष्य के जो रंग रूप है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि यहां पर तो इसका रंग कैसा है, दक्षिण भारत में रहने के कारण सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं, इसलिए उस मनुष्य का रंग कैसा है, काला है। परंतु उसी मनुष्य को कुछ दिनों तक जम्मू कश्मीर में रखा जाए, ठीक है, तो वहां पर ठंडीले क्षेत्र, ठंडे पड़ने के कारण, ठीक है, ठंडा वातावरण होने के कारण उस मनुष्य का जो रंग होगा उसमें क्या आ जाएगा, निखार हो जाएगा। इसका मतलब कि किसके कारण उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, वातावरणीय कारकों के कारण। ठीक है, या हम क्या करें कि यहाँ पर मान लीजिए उत्तरी भारत के व्यक्ति को अगर यहाँ पे भेज दे, दक्षिणी भारत में भेजते हैं तो उत्तरी भारत के व्यक्ति का रंग फेयर है, गोरा है, परंतु जब उसको दक्षिण भारत में रखा जाएगा तो उसका रंग थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, सांवला हो जाएगा। इसका मतलब ये उनके अंदर क्या हो जाती है, विभिन्नताएं क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होते हैं मैं बता दूं। देखिए आनुवंशिक विभिन्नताएं जो होते हैं वो आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन किसके कारण होता है, या तो रासायनिक पदार्थों के कारण होता है, या भौतिक कारकों के कारण होता है, या फिर जैविक कारकों के कारण होता है। और ये तीन ही कारक उन जीवों के अंदर क्या उत्पन्न करते हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। अर्थात सजीवों के शरीर में वातावरण या आनुवंशिक पदार्थों के परिवर्तन के कारण ही उनमें क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं किसके कारण उत्पन्न होती है सजीवों में, कि उसके शरीर के अंदर विभिन्नताएं या तो वातावरण के कारण उत्पन्न होती है या फिर आनुवंशिक कारकों के कारण उनमें विभिन्नताएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको मैं बता दूं विभिन्नता के कारण, ठीक है, वे बदलते हुए वातावरण में, ध्यान से सुनना, मैं अब आपको थोड़ा सा अनुकूलन क्यों ले रहा हूं। विभिन्नता के कारण वो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को यदि उस आवास के अनुसार वो अनुकूलित कर लेते हैं, उस वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। अर्थात कोई जीव अगर भिन्न आवास में जाता है तो वो अपनी संरचना में और कार्यों में यदि परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। अर्थात वो जीव जो होता है वो वातावरण के साथ जीवन संघर्ष को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। ठीक है, जीवन संघर्ष को क्या कर लेते हैं, कम करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको हमने यहां पे बात की थी विभिन्नता और अनुकूलनता के बारे में। विभिन्नता क्या है, सजीवों के शरीर में वातावरण और आनुवंशिक पदार्थों के कारण उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नता के कारण वे बदलते हुए वातावरण में वे जीव अपने आप को क्या कर लेते हैं, उस आवास के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। अनुकूलित कैसे करते हैं, अर्थात वो जीव अपनी संरचना में परिवर्तन करते हैं या फिर वो अपने कार्यों में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, अर्थात वो वातावरण के अनुसार क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं, और वातावरण के साथ जीवन संघर्ष को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे टॉपिक समाप्त हुआ, सजीवों के लक्षण। एक बार हम आपसे बात कर रहे हैं कि सजीवों के कौन कौन से प्रमुख लक्षण होते हैं। सजीवों का पहला लक्षण मैंने आपको बताया, उपापचय। नंबर 2 प्रजनन। नंबर 3 गति। नंबर 4 वृद्धि। नंबर 5 पोषण। नंबर 6 उत्तेजनशीलता।
नंबर 7 कोशिकीय संरचना, नंबर 8 आकार एवं आकृति, नंबर 9 निश्चित जीवन चक्र, नंबर 10 मृत्यु, नंबर 11 विभिन्नताएं और नंबर 12 अनुकूलनताएं। ये क्या है? सजीवों के प्रमुख क्या है? लक्षण है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी के अंदर ये सारे लक्षण क्या है? पाए जाते हैं। वो सभी सजीव उपापचय भी करते हैं, जनन भी करते हैं, गति भी करते हैं, वृद्धि भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, उत्तेजनशीलता भी उनमें पाई जाती है, उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है, उनका एक निश्चित आकार आकृति होता है, उनका सभी का जीवन चक्र होता है, उन सभी का एक निश्चित जीवन चक्र होता है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं और वो सभी जीव क्या होता है? भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं। सभी जीव समान नहीं होते हैं। आपको एक सवाल सर ने आपको बताया होगा कि एक ही माता पिता की सभी संतानें समान नहीं होती हैं। वो न आकार आकृति की दृष्टि से समान होती है, न रंग रूप की दृष्टि से समान होती है, न कार्य की दृष्टि से समान होती है। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी के अंदर क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है। और जो जीव भिन्न आवास में अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, अपनी संरचना और कार्यों में परिवर्तन कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूलनता कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलनता कहते हैं। देखिए, हमने अभी आपसे बात कर लिया है सजीवों के लक्षण। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं, वो है जीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीव जगत की विविधता पर आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीव जगत की विविधता या जैव विविधता। जीव जगत की विविधता। ठीक है, देखो जीव जगत की विविधता क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जो जीव होता है वो इस संसार के अंदर किस प्रकार की विविधताएं उनमें पाई जाती है, इस पर हम बात कर रहे हैं। इसलिए टॉपिक है हमारा जीव जगत की विविधता। आपको बता दें, पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु पाए जाते हैं। उन पौधे और जंतुओं का आकार कैसा होता है? पौधों का आकार भिन्न होता है। आप देखिए, गेहूं का पौधा होता है, उसकी कई वैरायटीज आने लग गई है। कुछ गेहूं के पौधे इतने लंबे बढ़ते हैं तो कई पौधे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? गेहूं के पौधे की वैरायटीज हो गई है, अर्थात वो क्या है? पौधे कैसे हैं? भिन्न है। ऐसे आपको बता दें, जंतु भी क्या है? भिन्न होता है। ठीक है, तो पृथ्वी पर या प्रकृति पर में जितने भी जीव पाए जाते हैं, प्रकृति में जितने भी पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? भिन्न प्रकार के होते हैं। उन पादपों और जंतुओं की जो जातियां होती हैं वो भी कैसी होती है? भिन्न प्रकार की पाई जाती है। यानी कि हमने बोला कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पादप पाए जाते हैं। और कौन पाए जाते हैं? जंतु पाए जाते हैं। और पादप और जंतु जो होते हैं वो पादप और जंतु, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर पादप पाए जाते हैं उन सभी का आकार आकृति कार्य की कैसी होती है? भिन्न होती है। पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं, जैसे मैं मानव की बात करूं, एक ही घर में अगर 4 बहन भाई हैं तो एक बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होगा तो एक कमजोर होगा। ठीक है, एक बच्चा जो होगा उसका दिमाग जो होगा वो टेक्निकल क्षेत्र में होगा। ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर सुधारने में होगा या टेलीविजन सुधारने में होगा या मोबाइल को सुधारने में होगा या कोई सी ट्रैक्टर या इंजन को सुधारने में होगा।
यानी कि एक ही परिवार में मैंने 3 बच्चों की बातें बता दी कि उन तीनों में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। तीनों का जो आकार होगा, आकृति होगा, उनका रंग रूप होगा, वो तीनों की कैसी होगी, भिन्न भिन्न होगी। इसलिए मैं बता रहा हूं कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, उनका आकार और आकृति की दृष्टि से कैसे होते हैं, वो भिन्न होते हैं। और जितने भी पादपों की जातियां पाई जाती है या जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, ठीक है, पादप या जंतुओं की जातियां पाई जाती है, वो भी कैसी पाई जाती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। अब मैं देखो एक प्रकार से आपको एग्जांपल दे रहा हूं। इंडियन लोगों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, भारतीय लोगों को, कि उनकी संरचना कैसी होती है। चाइना या नेपाली जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, वहां के लोग होते हैं, उनकी शेप साइज आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखी है, ठीक है। अगर हम वेस्ट इंडीज के लोगों की अगर देखें तो उनका शरीर आपने देखा होगा, हमारे क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज के, उनकी शेप साइज आप देखिए, ठीक है। इंग्लैंड के लोग हैं, उनकी शेप साइज आप देखिए। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जंतु पाए जाते हैं या पादप पाए जाते हैं, उनकी विभिन्न जातियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अर्थात पौधे और जंतुओं की विभिन्न जातियां पृथ्वी पर क्या है, पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को, विभिन्न प्रकार के गुणों को, विभिन्न प्रकार के लक्षणों की दृष्टि से वो कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के। अर्थात वे पौधे और जंतु होते हैं, वो लक्षणों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, क्रियाओं की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वो, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आपको बता दूं, सजीवों के इस गुण को ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। सजीवों के इस गुण को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता की परिभाषा क्या हुई कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की विभिन्न जातियां पाई जाती हैं, जो विभिन्न गुणों, क्रियाओं तथा लक्षणों की दृष्टि से, जो गुणों की दृष्टि से, क्रियाओं की दृष्टि से तथा लक्षणों की दृष्टि से कैसी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। और सजीवों के इसी गुण को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आपको मैं बता दूं, पृथ्वी पर लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के, कितना, 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन, पृथ्वी पर लगभग 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की अनेक जातियां क्या है, पाई जाती है, ठीक है। 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की अनेक जातियां पाई जाती, ठीक है भाई। अगर हमारे समाज की परिप्रेक्ष्यता में अगर देखें तो हमारी जातियां यहां पे अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारी हमारी कौम है, हमारी जातियां हैं। आपको अगर आम की जातियों के बारे में बात करें तो आम की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, ठीक है। मनुष्यों की अनेक जातियां हैं। तो हमने आपको बता दिया पृथ्वी पर लगभग 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की अनेक क्या पाई जाती है, जातियां पाई जाती, ठीक है। तो जीव जगत की जैव विविधता आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं, वो आकार, आकृति की दृष्टि से, कार्यकी की दृष्टि से कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और उनके जो गुण होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उनके लक्षण होते हैं, उनकी दृष्टि से भी वो जीव कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। इसी गुणधर्म को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर लगभग कितने जीव पाए जाते हैं, 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन जीवों की अनेक जातियां पृथ्वी पर क्या है, पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है नामकरण। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोमेनक्लेचर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नामकरण। देखो किसी भी जीव का अगर नामकरण करना है तो वहां पे कुछ चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर पर हम बात करेंगे क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है जिसको हम कई वीडियोस में इसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। नोमेनक्लेचर, ठीक है।
देखिए, नामकरण पर आपसे बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम कुछ बेसिक चीजें आपको समझाना चाहते हैं। आपको बता दें, पूरे विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व भर में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनका नाम जो होता है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न देशों के अंदर कैसा होता है, उनका नाम कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, अर्थात उनका नाम समान नहीं होता है। होता ही नाम आप बता दीजिए। मान लीजिए हम यहां पर आलू को क्या बोलते हैं, आलू बोलते हैं, तो अंग्रेज लोग उसको पोटैटो बोलते हैं, ठीक है। पर अगर कर्नाटक राज्य में अगर आप जाएंगे तो उसी आलू को क्या कहा जाता है, इरेडी कहा जाता है, इरेडी। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए यहां राजस्थान में आकर के कोई दुकानदार से मांगे कि भाई इरेडी देना 1 किलो, क्या वो इरेडी दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि यहां पर उसका नाम कैसा है, अलग है। इसलिए प्रत्येक जीव का जो नाम होता है वो अलग अलग स्थानों पर उसे अलग अलग नामों से क्या है, जाना जाता है। प्रत्येक जीव का नाम जो होता है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से उसको क्या है, जाना जाता है, ठीक है। जिससे जीवों को पहचानना हमारे लिए क्या होता है, कठिन होता है। जीवों को पहचानना क्या होता है, हमारे लिए कैसा हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। अब मान लीजिए हम केवल हिंदी भाषी राज्य से, हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, हमने शेर को देखा, ठीक है। अब हम शेर का ये नहीं जानते कि शेर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉइन बोलते हैं। अब अगर कोई हमसे ये बोले कि भाई शेर, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई शेर, ठीक है, ये शेर है। परंतु अगर कोई अंग्रेज लोग हमसे ये पूछे कि कैन यू सी द लॉइन, क्या तुमने शेर को देखा है, हैं? अगर वो बोले कैन यू सी द लॉइन, तो वो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। या हम कहें आपको, जैसे सरसों का नाम है, सरसों हम यहां पे सरसों बोलते हैं, अंग्रेज लोग उसको मस्टर्ड बोलते हैं। इसलिए मस्टर्ड अगर कोई बोले तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी जानते नहीं, हमारी उस भाषा में उसको हम लोग जानते नहीं। अगर उसको बीज को दिखाया जाए, सरसों के बीज को दिखाया जाए, दानों को दिखाया जाए, तो हम उसको आसानी से क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे। इसलिए जीवों को पहचानना हमारे लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अलग अलग स्थानों पर उन जीवों का नाम कैसा होता है, अलग अलग होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने यह तय किया, हमारे वैज्ञानिकों ने यह तय किया कि जीवों का एक ऐसा मानक नाम दिया जाए, जीवों का एक ऐसा मानक नाम दिया जाए जिसे उस सजीव को या उस जीव को सारे विश्व में एक ही नाम से क्या है, जाना जाता है। यानी कि हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि भाई भिन्न भिन्न स्थानों पर किसी जीव का नाम भिन्न भिन्न होता है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने तय कर लिया कि पूरे विश्व में सभी स्थानों पर उस जीव का नाम, ठीक है, उस जीव का नाम एक ही नाम हो, उस जीव को एक ही नाम से क्या है, पुकारा जाए, एक ही नाम से उसे जाना जाए। इसलिए उन्होंने क्या है, हमारे वैज्ञानिकों ने जीवों का क्या किया, नामकरण किया। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु या सजीवों को एक निश्चित नाम प्रदान किया गया, जिसे क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले या पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु या सजीवों को एक निश्चित नाम से क्या है, जाना जाता है, एक निश्चित नाम से पुकारा जाता है, या एक निश्चित नाम उन्हें प्रदान किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, नामकरण कहा जाता है। बात समझ आ गई? एक बार फिर नामकरण की परिभाषा सुनिए कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं या जितने भी सजीव हैं, उन सजीवों को एक ही नाम से क्या है, पुकारा जाए, या एक ही नाम प्रदान किया जाए, या एक ही नाम से उन्हें क्या है, जाना जाए, तो उसे क्या कहते हैं, नामकरण कहते हैं। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को आज कहीं भी जाएंगे तो होमो सैपियंस बोल दीजिए, आप तुरंत समझ जाएंगे, होमो सैपियंस मानव के लिए बोला जाता है। सरसों है,
सरसों का नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। आप इंडिया में पढ़ेंगे तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस बोलेंगे, चाइना में जाएंगे तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस, ठीक है, और आप अमेरिका में जाएंगे तो ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। आम है, ठीक है, तो आम का नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये इंडिका क्या है, एक जाति है, इसलिए मैंगीफेरा इंडिका के नाम से उसे जाना जाएगा। सभी देशों में उसको मैंगीफेरा के नाम से जाना जाएगा। गेहूं है जिसको टेट्रिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टेट्रिकम एस्टिवम के नाम से जाना जाता है। जुओं है, जुओं जो हमारे बालों में पाई जाती है, जिसका नाम है ह्यूमन पेडिकुलस। ह्यूमन पेडिकुलस, कहीं भी जाइए सर में जो जुआ होंगे उनको ह्यूमन पेडिकुलस ही कहा जाएगा। किसी भी देश में चले जाइए, ह्यूमन पेडिकुलस जू को जानते हैं। मक्खी जिसको हम मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं, मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे वैज्ञानिकों ने ये मानक नाम दिए हैं और इन मानक नामों को, ठीक है, सारे विश्व में एक ही नाम से क्या है, जाना जाता है, ठीक है। अब मानक नाम की परिभाषा, हमने नामकरण की परिभाषा दे दी कि प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु या सजीवों को एक निश्चित नाम प्रदान किया जाता है या नाम प्रदान किया गया है, उसे नामकरण कहते हैं, या एक निश्चित नाम से जाना जाता है, उसे नामकरण कहते हैं। अब बात करते हैं मानक नाम। प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम, प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम जिसे सभी स्थानों पर, ठीक है, प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम जिसे सभी स्थानों पर एक ही नाम से क्या है, जाना जाता है, उसे मानक नाम या उसे स्टैंडर्ड नेम के नाम से क्या है, जाना जाता है। मानक नाम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड नेम, STNDARD, स्टैंडर्ड नेम। आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड नेम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड नेम, तो आप कहेंगे कि प्रत्येक सजीव का ऐसा नाम जिसे सभी स्थानों पर अर्थात पूरे विश्व भर में एक ही नाम से उसे जाना जाता है, पुकारा जाता है, बोला जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, मानक नाम कहा जाता है। अब देखिए, जीवों का नामकरण करने से पहले उनकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। भाई हम नामकरण कब करेंगे? जब उस जीव को अच्छी तरीके से पहचान लेंगे, उनको जीव को पहचानेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं। भाई हम किसी व्यक्ति से मिले, पहले मिले और कुछ काफी दिनों बाद अगर दोबारा मिलते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसकी सबसे पहले पहचान करते हैं, भाई कहां मिला था और इसके क्या करैक्टर है, क्या इसके लक्षण है, तब जाकर के हम बोलते हैं अरे आपका नाम तो ये है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, उनका नामकरण हो गया। इसलिए जीव का जब भी हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करने से पहले उनकी पहचान करना क्या है, निश्चित है, हमें उनकी पहचान करना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। तो उनकी पहचान करना क्या है, अनिवार्य है, ये बात आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, जीवों का नामकरण और पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, जीवों का नामकरण और पहचान सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। जीवों का नामकरण और पहचान करने के लिए, जीवों का नामकरण करने के लिए और उनकी क्या करने के लिए, पहचान करने के लिए। कोई भी जीव है उसका हमें क्या करना है, नामकरण करना है, या उसकी क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। कोई भी जीव है उसका हमें क्या करना है, नामकरण भी करना है और उसकी क्या करनी है, पहचान भी करनी है। तो उस जीव का नामकरण और पहचान करने के लिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं। और प्रयास करने के लिए आपको बता दूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, 2 समितियों का क्या किया गया, निर्माण किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नामकरण करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नामकरण करने के लिए, ठीक है,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनका नामकरण करने के लिए 2 समितियों का निर्माण किया गया। कितनी समितियों का? 2 समितियों का निर्माण किया गया। ठीक है, और उन समितियों को आपको बता दूं, एक समिति है जो केवल पादपों का नामकरण करती है, या ये 2 संस्थाएं तैयार की गई, और एक संस्था है जो केवल किसका नामकरण करती है? केवल पादपों का क्या करती है? नामकरण करती है। एक संस्था है वो पादपों का क्या करती है? नामकरण करती है। दूसरी संस्था है जो जंतुओं का क्या करती है? नामकरण करती है। जो संस्था पादपों का नामकरण करती है, जो संस्था पादपों का नामकरण करती है, उस संस्था का नाम है ICBN। क्या नाम है? ICBN। देखिए, ICBN संस्था है या समिति है, इसका पूरा नाम देख लीजिए। I4 होता है इंटरनेशनल, I4 इंटरनेशनल, C4 होता है कॉड, C4 क्या हो गया? कॉड, B4 हो गया बॉटनिकल, बॉटनिकल, और N4 होता है नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर। अंतरराष्ट्रीय वानस्पतिक नामकरण कोड या संघ के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। ICBN का पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर के नाम से जानते हैं। तो पादपों का जो नामकरण किया जाता है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। कौन सी संस्था के द्वारा? ICBN के द्वारा। आपसे पूछा जाए कि पादपों का नामकरण करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रयास किया गया, तो वो है ICBN। और दूसरे है जंतुओं का जो नामकरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ICZN। देखिए, ICZN का पूरा नाम, I का अर्थ हो गया इंटरनेशनल, C का अर्थ हो गया कॉड, यहां पे J का अर्थ हो गया जूलॉजिकल, जूलॉजिकल, और N का अर्थ हो गया नॉमनक्लेचर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, प्राणी नामकरण कोड या संघ के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। तो पादपों का नामकरण ICBN के द्वारा किया जाता है और जंतुओं का नामकरण ICZN। ICZN का पूरा नाम इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर के नाम से उसे क्या है? जाना जाता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जीवों का नामकरण और पहचान को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, पहचान को सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं, जिनमें मैंने आपको बताया पादपों का नामकरण करने के लिए, किनका? पादपों का नामकरण करने के लिए ICBN, तथा जंतुओं का नामकरण करने के लिए ICZN नामक समिति का क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो ये 2 समितियों का क्या किया गया है? गठन किया गया है। अब पादपों का नामकरण जो किया है मैं आपको बता दूं, जैसे गेहूं का नामकरण किया गया तो मैंगीफेरा इंडिका, गेहूं का है कैट्रिकम एस्टिकम। अशोक का नाम है सराका इंडिका। अशोक का जो पौधा होता है, अशोक का जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक नाम होता है सराका, सराका इंडिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सराका इंडिका के नाम से। ये सारा नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ICBN के द्वारा किया गया है। ऐसे आप देखिए जंतुओं का नामकरण, मानव का मैंने बताया क्या? मानव का मैंने बताया होमो सैपियन। कैचवे का नाम होता है, ठीक है, जिसे कैचवे को किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो कैचवे का जो नाम है वो मैं बता दूं फेरिटीमा पोस्थुमा के नाम से उसे जाना, फेरिटीमा पोस्थुमा के नाम से उसे जाना जाता है। मोर का नाम है पैवो क्रिस्टेशियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे नाम किसके द्वारा किया गया है? इन जंतुओं का नाम ICZN के द्वारा क्या है? किया गया है। देखिए, हम कल बात करेंगे कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति पर, आपसे बात करेंगे। फिलहाल मैं केवल आपको इतना ही बताना चाह रहा हूं कि कैरोलस लीनियस को, ठीक है, नामकरण पद्धति का या द्विनामकरण पद्धति का जनक भी कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, प्रकृति में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन जीव जंतुओं को मानक नाम प्रदान करने का कार्य सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस के द्वारा ही किया गया।
कैरोलस लीनियस के द्वारा ही सर्वप्रथम पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनका मानक नाम जो दिया गया वो कैरोलस लीनियस के द्वारा ही दिया गया। और जीवों के नामकरण की यह पद्धति जो विकसित की गई थी, ठीक है, कैरोलस लीनियस के द्वारा ही जीवों के नामकरण की पद्धति जो विकसित की गई उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। कल हम आपसे द्विनाम पद्धति पर आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।